दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष एकेडमी में। आज हम लोग फिर से आ गए हैं बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के। ये हमारा 12वां सेट और आखिरी सेट है। आखिरी सेट मतलब प्रीवियस ईयर का आखिरी सेट है, ठीक है। इससे पहले हमने 11 सेट ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो अपलोडेड है, आप उसे भी जाकर के ज़रूर देखिए चैनल पे, या लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है। इसमें जीके जीएस के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, आपको जो भी करना है। क्लियर है। बढ़ते हैं आज के हमारे पहले सवाल की ओर। देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। ये खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। खड़गवासला है कहाँ पे दोस्तों, तो ये पुणे के पास है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, पुणे के पास है, ठीक है। आपने सुना होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो भी खड़गवासला में ही है। क्लियर है, खड़गवासला में ही है। अब मुझे बताइए, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये है कटक, उड़ीसा में। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ पे है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला से आप एक चीज़ याद रखिएगा कि एक पुरस्कार होता है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्या होता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रवीश कुमार जी को जो मिला हुआ है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी फिलीपींस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सामाजिक सौहार्द के लिए, सौहार्द और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एशिया का नोबेल, जो कि फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो आचार्य विनोबा भावे हैं। कौन है, आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे से आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड दो आंदोलन आप याद रखिएगा विनोबा भावे से। एक है भूदान आंदोलन। क्या है, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। और दूसरा है ग्रामोदान आंदोलन। क्या है, ग्रामोदान आंदोलन, ठीक है, ग्रामोदान आंदोलन। एक है भूदान आंदोलन, दूसरा क्या है, ग्रामोदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की शुरुआत पोचमपल्ली जिला तेलंगाना से किया गया, और ग्रामोदान आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों ये उड़ीसा से किया गया है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उनमें से कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो दोस्त क्या निकला, कायर निकला, गद्दार निकला दोस्तों। तो दोस्त ने क्या किया, धोखाधड़ी कर लिया और ब्रिटिश द्वारा उसको पकड़ के मारा गया। वो कौन थे 1857 में, ठीक है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। अब थोड़ा सा 1857 क्रांति के बारे में समझते हैं, जानते हैं। आप जानते हैं 1857 की क्रांति को पील कमीशन भी कहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये हुआ, इसको क्या कहते हैं, पील कमीशन। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है। पील कमीशन यानी 1857 की क्रांति को पील कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सिंबल है दोस्तों वो है रोटी और कमल। क्या है, रोटी और कमल। सिंबल मतलब पहचान दोस्तों, है ना। 1857 की क्रांति की जो सिंबल है वो है रोटी और कमल, रोटी और कमल, रोटी और कमल। क्लियर है। आप तो ये जानते होंगे कि 1857 क्रांति होने की जो वजह है वो क्या है मुख्यतः, ठीक है। पहले एक धार्मिक वजह थी। इससे 1857 होने की जो प्रारंभिक कारण था दोस्तों वो धार्मिक कारण था, लेकिन बाद में ये पूरे एक पैन इंडिया रिवॉल्यूशन होकर के ये आया। लेकिन इसमें मुख्यतः हुआ क्या था कि हमारे देश के मेजॉरिटी जो थे, जो अमीर लोग थे दोस्तों, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय में ये क्रांति की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से अंग्रेज इसे आसानी से दबा दिया। अगर आपसे पूछें तो सबसे पहला इंसान, जो सबसे पहले जो हमारे वीर शहीद हुए थे 1857 क्रांति के द्वारा फांसी दिया गया था, उनका नाम था मंगल पांडे। आप जानते हैं मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे। अब देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। मंगल पांडे साहब को 8 अप्रैल 1857 को, डेट याद रखिएगा, पूछता है कि 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। क्लियर है। और 10 मई, देखिए लगभग 1 महीने के बाद 10 मई 1857, ये डेट रखिएगा। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 क्रांति की बिगुल बजाई गई।
देखिए 8 अप्रैल 1857 को सबसे पहले जो हमारे मंगल पांडे साहब थे उनको फांसी दे दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, और 10 मई 1857 को पैदल टुकड़ी द्वारा, कहाँ के, तो मेरठ के पैदल टुकड़ी के द्वारा जो है बिगुल बजाई गई 1857 क्रांति की। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि ये 1857 की जब क्रांति हो रही थी दोस्तों, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो ये कौन थे, कैनिंग थे। कौन थे, कैनिंग थे। कौन थे, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग आप जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। क्लियर है। और अभी कभी कभी ये सवाल भी पूछता है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी हमारे देश में, तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का नाम क्या था दोस्तों, तो वो था पाल्मस्टैन। कौन था, पाल्मस्टैन। पाल्मस्टैन नाम याद रखिएगा। ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे, लिबरल पार्टी से संबंधित थे, पाल्मस्टैन इसका नाम था। क्लियर है। अब यहाँ पर आइए सवाल पे। अब सवाल क्या कहता है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। उनका नाम था तात्या टोपे। ये कानपुर को से नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों तात्या टोपे और नाना साहब, दोनों मिलके, दोनों मित्र थे दोनों, तात्या टोपे और नाना साहब दोनों मिलके कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति को। ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है कि तात्या टोपे जी का जो है वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम ये था दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, धुंधु पंत। क्या नाम था, धुंधु पंत। धुंधु पंत, धुंधु पंत। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, धुंधु पंत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, तात्या टोपे। मानसिंह नाम करके एक इनके दोस्त थे, उन्होंने इनको क्या किया, धोखा दे दिया था और ब्रिटिश सरकार ने इसे पकड़ के फांसी की सज़ा दे दी थी। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों, बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली से कौन कर रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो जानते हैं, बख्त खां। क्या नाम था, बख्त खां। हालांकि नेता जो है वो बनाया गया था किनको, नेता जो है दोस्तों वो किनको बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम मुगल शासक थे, बहादुर शाह जफर को, जिसको रंगून भेज दिया गया था। लेकिन सैन्य नेतृत्व और वास्तविक नेतृत्व किनके हाथों में था, बख्त खां के हाथों में था, दिल्ली से। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका आप आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 1929 में लाहौर में कांग्रेस की अध्यक्षता हुई, लाहौर में कांग्रेस की अधिवेशन हुई रावी नदी के तट पे। याद रखिएगा, रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्लियर है। और इसी दिन पूर्ण स्वराज की क्या की थी, घोषणा की गई थी। अब यहाँ पे देखिए, बाल गंगाधर तिलक आपको दिख रहा है दोस्तों, इससे याद रखिएगा, जब असहयोग आंदोलन जिस दिन 1920 में स्टार्ट हुआ था ना, तो असहयोग आंदोलन के दिन ही बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत हो गया था। और ये इतने बड़े नेता थे दोस्तों, इतने बड़े नेता थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये गरम दल से थे, और दुर्भाग्यवश कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक साहब ने नहीं करे हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपको गोपाल कृष्ण गोखले देख रहे होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, क्योंकि बंगाल विभाजन से संबंधित है 1905, आप जानते हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था बनारस में। उनकी अध्यक्षता जो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने किया था, तो याद रखिएगा। और मोतीलाल नेहरू से एक याद रखिएगा क्या, 1928 में, ठीक है, 1928 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, वो मोतीलाल नेहरू जी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। और नेहरू कमीशन जो है, नेहरू रिपोर्ट जो है किनसे संबंधित है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। ठीक है। अब कांग्रेस के बारे में अगर देखें तो आपको पता है कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम नामक इंसान ने किया था, जो खुद एक क्या था, फॉरेनर था, यूरोपियन था। 1885 में ए.ओ. ह्यूम को दोस्तों शिमला का संत भी कहा जाता है। इसको नाम दिया गया शिमला का
संत, याद रखिएगा A.O. ह्यूम को, शिमला का संत। लेकिन देखिए ये 1885 में जो 72 प्रतिनिधियों मंडल के द्वारा 72 प्रतिनिधि ने भाग लेकर के कांग्रेस की स्थापना किया A.O. ह्यूम और वमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन 1885 से जस्ट एक साल पहले A.O. ह्यूम ने ही इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना किया था। इंडियन नेशनल यूनियन का 1884 में कहाँ पे किया था? तो पुणे में। कहाँ पे किया गया था? पुणे में। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना किया था 1884 में पुणे में। कौन? A.O. ह्यूम नहीं। तो इसका वार्षिक अधिवेशन होना था किसका? इंडियन नेशनल यूनियन का। तो वार्षिक अधिवेशन मतलब एक साल के बाद जो इसकी अधिवेशन होगी तो 1885 में होगी। तो 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन का वार्षिक अधिवेशन होना था दोस्तों पुणे में। लेकिन 1885 में पुणे में फैल गया हैजा। क्या फैल गया? हैजा फैल गया। और उस समय जानते हैं हैजा बड़ा खतरनाक रोग था दोस्तों। हैजा फैल गया तो डरे से सब जो है वो नहीं गया और चल गया बम्बई में। पुणे नहीं गया तो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी इंडियन नेशनल यूनियन की क्या हुई? 72 प्रतिनिधियों द्वारा वो प्रोग्राम जो है संपन्न हुआ। और वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्सेप्ट आया। वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्सेप्ट आया। एक सवाल और पूछता है दोस्तों, क्या एक सवाल और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था, पूर्ववर्ती ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, इससे पहले की कौन सी इसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? तो 1876 में स्थापना हुआ था। किसका? 1876 में स्थापना हुआ था, याद रखिए 1876 में स्थापना हुआ था इंडियन एसोसिएशन का। इंडियन एसोसिएशन का याद रखिएगा, पूछता है दोस्तों इंडियन एसोसिएशन। क्या? इंडियन एसोसिएशन का 1876 में स्थापना हुआ था किसके द्वारा? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ। इसी इंडियन एसोसिएशन को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जितने भी मेंबर्स थे वो लगभग जब कांग्रेस का गठन हुआ तो सभी इस कांग्रेस में आ गए थे। क्लियर है? एक सवाल का जवाब आप हमें आंसर में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कांग्रेस का किस अधिवेशन में खादी कपड़े को कंपलसरी मतलब कंपलसरी कर दिया, आपको खादी कपड़ा पहन के अनिवार्य कर दिया था, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। अब देखिए कहता है चौथे नंबर सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? इसका बताने के लिए सबसे एक बात बताइए कि गांधी जी का जोर किस पे था? पंचायतों पे। गांधी जी का जो जोर था, इनका जो ध्यान था किस पे था? पंचायतों पे। उनका मानना था कि पंचायत को विकसित करना, मतलब भारत की जो हृदय है वो गांव में बसती है, विलेज में बसती है, वो गांधी जी का कथन था। तो पंचायत पे जो है, पंचायत का जो सुदृढ़ीकरण है उस पे गांधी जी का बहुत ज़्यादा फोकस था। तो नीति निर्देशक तत्व आप जानते हैं हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। ये आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड स्पेन से लिया है। ठीक है, अच्छा तो कौन दर्शन से जुड़ा हुआ? देखिए ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है वो क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप करेक्ट आंसर करेंगे। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 40 क्योंकि 36 से 51 DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 40 भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो अनुच्छेद 40 जो है दोस्तों वो क्या करता है? ग्राम पंचायत का गठन के बारे में प्रावधान है इसमें, अनुच्छेद 40 में, और ये गांधी जी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, आप याद रखिएगा इस बात को। और अनुच्छेद अगर 50 पूछे आपसे, आर्टिकल 50, तो आर्टिकल 50 देखिए 50-50, ऐसे याद रखिए 50 मतलब 50-50 बांट दिए। क्या बांटेंगे? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से मतलब अलग करना है ना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की प्रावधान जो है वो क्या है? आर्टिकल 50 में, यानी 50-50 बांट दिए किसके बीच में? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। देखिए हड़प्पा सभ्यता संबंधित किससे है? हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले तो ये प्राग ऐतिहासिक काल का, प्राग ऐतिहासिक से संबंधित है। प्राग ऐतिहासिक
प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक मतलब वो इतिहास का वो कालखंड को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो है, लिखित प्रमाण है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाए अभी तक। मतलब उसकी स्क्रिप्ट को हम नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन जो दूसरे सभ्यता है उसके बारे में हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलता है। जैसे मेसोपोटामियन का जो सभ्यता है, इजिप्ट का जो सभ्यता है दोस्तों, वहाँ पे हमारे इस हड़प्पा सभ्यता की जो मोहनजोदाड़ो वगैरह जो है, कालीबंगन वगैरह है, इसके बारे में बहुत सारे प्रमाण वहाँ से लिखित साक्ष्य हमें, क्योंकि वहाँ का जो स्क्रिप्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता का, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हड़प्पा के लोगों का जो स्क्रिप्ट है उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने, मेसोपोटामियन सभ्यता के लोगों ने हमारे हड़प्पा के बारे में बहुत विशेषताएं लिखी है, तो हम बहुत सारे नॉलेज वहाँ से, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से ले सकते हैं। तो इस कालखंड को, इतिहास का इस कालखंड को, दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज, क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटो हिस्ट्री अंग्रेजी में बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। अब हुआ क्या था दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा आयरन एज, स्टोन एज, है ना, मेडिएवल स्टोन एज, न्योलिथिक एज, पोलिथिक एज। तो अब वैसे होगा क्या कि हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों बोलते हैं कांस्य युग। कांस्य युग, ऑप्शन नंबर 1, कांस्य युग। इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब एक बात बताइए, कांस्य जो है ना, ये एक ना तो मैनमेड, ये आर्टिफिशियल होता है, ये प्राकृतिक रूप से पाया नहीं जाता, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। कांस्य क्या है, अयस्क है, ठीक है, एक और है, इसको बनाया जाता है कॉपर और टीन से। कॉपर और टीन को मिला करके, कॉपर प्लस टीन को मिला करके क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है दोस्तों, कॉपर और टीन को मिला करके क्या बनाया जाता है, कांस्य बनाया जाता है। अब आप बताइए, आप जानते हैं कि हड़प्पा जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका ये जो फ्लरिश हुआ है, इसका जो उदय हुआ दोस्तों, ये पश्चिमोत्तर प्रांत में ज़्यादा हुआ है। तो राजस्थान के पास कॉपर का भंडार है, राजस्थान के पास कॉपर का, आप खेतड़ी जानते होंगे, तांबा का, खेतड़ी। तो राजस्थान से ये लोग करते थे, कॉपर लेते थे, और अफगानिस्तान, सुतकोंददा, अफगानिस्तान से टीन लेते थे, अफगानिस्तान से टीन लाते थे, और खेतड़ी का जो खान है, खेतड़ी मतलब राजस्थान के भाग से, राजस्थान गुजरात के मतलब जगह से तांबा लेते थे, कॉपर लेते थे, और दोनों को मिला करके अयस्क बनाते थे, जिसका नाम क्या है, कांस्य। तो इस युग में कांस्य, क्योंकि यहाँ कांस्य के बहुत सारे बर्तन और औजार मिले हैं, इसीलिए इसको कांस्य युग में नाम दिया गया। हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कह रहा है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है। आप जानते हैं भैया, भारत और चीन के बीच 1914 में रेखा बना है। कब, 1914 में बना है, रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, सॉरी, मैकमोहन लाइन। क्या बना है, मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान 1947 में, ठीक है, 1947 में रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान। डुरंड जो है दोस्तों, ये भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो दुरंत रेखा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही क्रम तथा जो है आपको क्या करना है, बताना है। देखिए, बांग्लादेश कब बना, तो 1971 में बना। कब बना, 1971 में बना। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश कब बना, तो 1971 में। अच्छा, सिक्किम जो भारत का राज्य कब बना, 22वां राज्य, 1975 में बना। कब बना, 1975 में बना। क्लियर है। पोखरण 1 का परीक्षण जो है, पोखरण 1 का जो परीक्षण है, ठीक है, ये 1974 में हुआ। पोखरण 1 की बात कर रहे हैं, 1974 में। और SLV 3 जो लॉन्च हुआ है, SLV 3 जो लॉन्च हुआ, वही 2001 में हुआ, 2001 में हुआ। तो आप इसको क्या करेंगे, आप कूट को इसको आराम से मिला लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कहता है देखिए कि भूमध्य रेखा से कौन सी जो है गुजरती है। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो भूमध्य रेखा दोस्तों की कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया। कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे वो भारत में भ्रमण किए थे, किसके, हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में किए थे, हर्षवर्धन के काल में किए थे, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे।
आपको ये भी याद होना चाहिए भाई साहब कि चीनी यात्री वेनसांग जो है 629 में, 629 एडी की बात कर रहे हैं, 629 में भारत का यात्रा करा था। इसको यात्री का राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। क्लियर है? इसका जो वृत्तांत है दोस्तों, इन्होंने जो यात्रा किया है, इसका जो वृत्तांत है, मतलब इसके बारे में जो लिखा गया है उसमें सी यू की में वर्णित है, सी यू की में वर्णित है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, कहता है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, ये आप जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संपूर्ण क्रांति 1979 पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति की आह्वान किया गया था इंदिरा गांधी सरकार को हटाने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी 1975 में। क्लियर है? तो 1979 में जयप्रकाश नारायण जी द्वारा 1979 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। जयप्रकाश नारायण जी से आप ये भी रखिएगा, 1950 में इन्होंने सर्वोदय योजना चलवाई। क्या चलवाई? सर्वोदय योजना। 1950 में सर्वोदय योजना। ठीक है? जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मरणोपरांत मिला है, भारत रत्न मरणोपरांत मिला है 1999 में। ये भी आपके लिए जरूरी हो सकता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। कह रहा कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कहाँ स्थित है और किस नदी पे स्थित है? तो आप जानते हैं भैया, ये सतलज नदी पे स्थित है, सतलज नदी पे स्थित है भैया। ठीक है? ये भारत का पहला बांध है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध भारत का क्या है? पहला बांध है। अगर आपसे पूछे भैया एक बात बताओ, चिनाब नदी पे कौन सा बांध है? तो चिनाब नदी पे दोस्तों दुलहस्ती बांध है, दुलहस्ती, जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना। याद रखिएगा, ये सलाल तो कई बार पूछ चुका है, सलाल परियोजना भी क्या है? चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी पे है। क्लियर है? आगे देखिए, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। कल्हन ने राजतरंगिणी में वर्णन किया है किसके? कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के इतिहास के बारे में रचित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा राजा राम मोहन राय जी थे वो संस्थापक थे किसके? तो आप सभी जानते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे। तो दयानंद सरस्वती जी ने आह्वान किया था वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन आप जानते हैं कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो में अपना भाषण दिया था। प्रार्थना समाज आप जानते हैं आत्माराम पांडुरंग महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज से संबंधित है। बेलूरम मठ अगर आपसे पूछे तो बेलूरम मठ भी स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगर वेद समाज पूछे, वेद समाज तो ये हैं वेद समाज केशव चंद्र सेन। कौन है? केशव चंद्र सेन, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। करा मेजिनोट रेखा, ठीक है, मेजिनोट रेखा जो है देखिए मेजिनोट फ्रांस और जर्मनी, मेजिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी, याद रखिएगा। यूएसए और कनाडा जानते हैं 49 का आंकड़ा है, 49th समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक है? यूएसए और कनाडा। आगे बढ़िए भैया, कह रहा है सतलज नदी यानी सतलुज नदी का उद्गम है। अच्छा भैया देखिए, सतलज नदी का उद्गम जो है दोस्तों ये है चीन में, यानी मानसरोवर के पास। सतलज नदी के जो है उद्गम है दोस्तों मानसरोवर झील के पास एक राकसताल झील है। कौन है? राकसताल, वहाँ से निकलती है वहीं से। और मानसरोवर से ही दोस्तों इंडस यानी सिंधु नदी जो है वो भी निकलती है। कह रहा भारतीय संविधान में, अच्छा एक बात बताइए, सिंधु नदी समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था, याद रखिएगा। इसमें वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता किया था। सिंधु नदी जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा अंगीकार किया था। अच्छा भैया, तो कब किया था दोस्तों? ये किया था 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ठीक है? पिंगली वेंकैया जी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था? डिजाइन किया गया था। आप ये जानते होंगे। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। भाई साहब, भारतीय राष्ट्रीय गान जो है पहली बार 1911 में गाया गया। आप जानते हैं 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था दोस्तों? बिशन नारायण धर। कौन कर रहे थे? बिशन नारायण धर। और यहीं पे जनगण मन गाया गया, जो कि जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है।
आगे देखिए कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन। डॉक्टर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर बन गया, वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये जो श्वेत क्रांति है ना, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है श्वेत क्रांति मिल्क उत्पादन से। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय फल क्या है? आप जानते होंगे, इसमें क्या भी कहना भाई साहब, फल को कौन जानता है भैया, ये आम सब तो मारेगा भाई। आगे सवाल देखिए 21 नंबर कह रहा है दुनिया का नवीनतम देश देखिए क्या है। दुनिया का अगर नवीनतम देश पूछे भैया, ये दक्षिणी सूडान है ना, दक्षिणी सूडान है दोस्तों। 2011 में जो है ये सूडान से अलग होकर के बना है। इनकी राजधानी याद रखिएगा जूबा, याद पूछता है ये, इनकी राजधानी जूबा है, ये भी आप याद रखिएगा। कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश जो है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, बताना है। तो आप जानते हैं बिहार हमारा दुर्भाग्यवश सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश है भैया, है ना। 63.8 या 82 देख लीजिएगा, इतना परसेंट जो है दोस्तों साक्षरता दर है हमारे देश मतलब बिहार का। ठीक है, जनसंख्या, अच्छा ये 2011 की जो है रिपोर्ट, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का सबसे ज़्यादा है दोस्तों, कितना जानते हैं? 1106 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। 1106 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश से मात्र 17 आदमी रहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में। और आप जानते हैं ये 17 में से 5 को बिहारी होगा। आगे बढ़िए भैया, कह रहा है सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का नाम क्या था? आप जानते हैं, इसमें कोई शक की बात है भैया, कैसे भूल सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, भाई साहब जो पटना NIT है ना, वहीं से रह चुके हैं, वो है माननीय चाचा जी नीतीश कुमार साहब, बिहार से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान देखिए, आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात कर रहे हैं भैया। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में दोस्तों कौन कौन है देखिए, पहले म्यांमार है, कौन है? म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। जितना भी साउथ नीचे वाला देश है ना दोस्तों, वो है, भारत नहीं है और बांग्लादेश भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आगे देखिए, कह रहा है उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भाई साहब राजेंद्र प्रसाद जी, कोई भूल सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म, अच्छा बताइए सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इनका जन्म पटना हुआ था 1666 में, पटना सिटी में, है ना। तो वहाँ पर आप जानते होंगे गुरु गोविंद जो है, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा बनाया कौन था दोस्तों? तो महाराजा रंजीत सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। तो 1666 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 46 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था दोस्तों 1946 में। तो राजेंद्र प्रसाद जी को क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि। क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि। अच्छा, रक्षा जो है बलदेव, क्योंकि रक्षा के लिए बल चाहिए, तो रक्षा मंत्रालय जो मिला था बलदेव सिंह को मिला था, याद रखिएगा, रक्षा जो है बलदेव सिंह जी को मिला था। कह रहा है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? कार्बन कर लगा दिया भैया, ठीक है, ये कौन है? तो न्यूजीलैंड है। कौन है? कीवी वाला देश न्यूजीलैंड। कह रहा है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैया फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कह रहा है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला कौन सा देश है? इच्छा मृत्यु को भैया कानूनी जो है कानूनी देने वाला पहला देश नीदरलैंड। कह रहा है कि आपको इच्छा है मरने का तो चल जाइए नीदरलैंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीदरलैंड जो क्या किया, इच्छा मृत्यु को कानूनी दे दिया, मतलब कानूनी रूप से प्रदान करने वाला देश जो है नीदरलैंड बना। ठीक है, ऑस्ट्रिया में जो है ना दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इसमें आप इच्छा मृत्यु अवैध है, मतलब इलीगल है। इच्छा मृत्यु मतलब अपने मन से मर नहीं सकते हैं भैया। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन का स्थापित किया गया?
ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो ठीक है, ये कौन से थे दोस्तों? ये थे चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 जनवरी 1950, याद रखिएगा 1950, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। कह रहे विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? दावोस कहाँ है? आप स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है दावोस? स्विट्जरलैंड में। आप जानते हैं जेनेवा, दावोस सब कहाँ है? स्विट्जरलैंड आपका आंसर होगा। कह रहा है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है? बैले है रेखा बारकर, है ना, किस खेल के लिए जाता है? मुक्केबाजी के लिए, है ना। किसी को आप बैल बोलिएगा तो मुक्का चलाएगा कि नहीं चलाएगा? चलाएगा भैया। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच में स्थित है? तक्षशिला देखिए अभी तो ये पाकिस्तान में चला गया, तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में चला गया। सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो असत्य है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में। ये आपका असत्य है ना। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में उसका उद्गम स्थल है। कह रहे कौन सा जो है हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक है इनमें से कौन से? तो आप जानते हैं गंगूबाई हंगल जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कोलंबो से अल्मोड़ा जो है व्याख्यान जो है स्वामी विवेकानंद का जो अनुभव है, जो शिकागो गए थे ना, उनके जो अनुभव है वो इसमें संकलित किया गया है, इसको कंपाइल किया गया कोलंबो से अल्मोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। कह रहा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कह रहा भारत में हरित क्रांति के जनक, ये तो आपने कई बार पढ़ रखा, विश्व में पूछेगा तो बरलॉग साहब होंगे, अमेरिका के रहने वाले। भारत में पूछेगा तो स्वामीनाथन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब आ रही थी उसी के समय में गेहूं के प्रोडक्शन में अत्यधिक इसकी जो फायदा है देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे अत्यधिक लाभान्वित हुआ। कह रहा श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है भैया? वो हैं परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा आयोग। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है भैया हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद में। पंचायती राज संस्थान कहाँ भी है? वो भी हैदराबाद में। कह रहा भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, वो हैं लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा लव निम्नलिखित में किस खेल से? देखिए लव हो गया भैया, अगर लब हो गया तो आपको टिनटिना के लगेगा टेनिसवा में लब हो गया। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? हटाइए ना भैया, 14 के बाद हटाइए, है ना। इससे पहले अभी जो हुआ है 2022 में वो बर्मिंघम में हुआ है। कहाँ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। हाँ ये देखिए ये सवाल मस्त है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन कहाँ है भैया? तो ये है मैसूर में। मथुरा मत मार दीजिएगा, मैसूर में है। कह रहा उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने। केंद्रीय रेलवे मंत्री वहीं साहब कहाँ से बने हैं? बिहार से। कहाँ से बने हैं? बिहार से। ठीक है, रेलवे मंत्री जो हैं कौन कौन बन चुके? देखिए ललित नारायण मिश्रा जी बन चुके हैं, जॉर्ज फर्नांडिस बन चुके हैं, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, मतलब हथेरों जो है रेलवे मंत्री बने हैं भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? कौन एक टेनिस खिलाड़ी? आप जानते हैं ग्रेग जॉन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका कटाकट आंसर बन जाएगा। एच आर भारद्वाज जो है राज्यपाल हैं कहाँ के? अभी नहीं है, हटाइए, है ना, ये आपके लिए एकदम जरूरी अभी के लिए नहीं है भैया। 53 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 53 नंबर सवाल कहता है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का क्या अर्थ है? देखिए सिम, SIM, है ना। सिम का अर्थ क्या है दोस्तों? सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा कौन सा भारी पिंड रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक चमकने वाला जो है वो शुक्र है। आप जानते हैं इसको पृथ्वी का जुड़वा, बहनी, भगनी, मामा, दादी, नानी सब कहते हैं। देखने में बहुत सुंदर है दोस्तों ये शुक्र जो है। ठीक है, एक है समुद्रीय शीतल पवन बहती है। अच्छा देखिए शीतल पवन जो है ना दोस्तों, ये दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है शीतल पवन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि अगर पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी। देखिए पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर आप ले जाएंगे ना, पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर आप अगर ले जाएंगे ना, ये सुस्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। क्लियर है? सुस्त हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है ना वो होता है 2π√√2
L/G, 2 L/G। और आप जानते हैं कि चंद्रमा पे G का मान कम होता है, अगर G का मान कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा मतलब घूमने में जो है ना पेंडुलम, ये घूमने में टाइम पीरियड ज़्यादा होना मतलब घूमने में जो है पेंडुलम ज़्यादा समय लेगा, तो सुस्त हो गया तभी तो ज़्यादा लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कहाँ से होकर गुजरती है, देखिए वायु क्या है, वायु से, देखिए वायु एक विरल माध्यम है और कांच एक सघन है, तो मतलब विरल से सघन जा रहे हैं, तो कौन सा परिवर्त जो प्रभावित होंगे, कौन सा होंगे, देखिए ये होगा तरंग दैर्ध्य से, और तरंग दैर्ध्य और वेग वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता, आवृत्ति कभी नहीं चेंज होता भाई साहब मीडियम चेंज होने से। क्लियर है। 61 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है एक्स करने का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि भैया एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि जो है वो समान होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका टकाटक आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए, कह रहा है मनुष्य के नेत्रों में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आप जानते हैं रेटिना जो है हमारा स्क्रीन है, आँख का जो स्क्रीन है ना, रेटिना बनता है। ये रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो आप कहेंगे अरे भाई साहब अगर उल्टा इमेज बनेगा तो हमको दीपिका पादुकोण उल्टा काहे नजर आती है, सीधा तो नजर आती है। लेकिन भाई साहब रेटिना के पास इमेज बनता है इन्वर्टेड उल्टा, लेकिन हमारा दिमाग जो है ना, हमारा ब्रेन जो है ना दोस्तों, ये ब्रेन जो है ना, ये मेडुला ओब्लांगाटा और स्पाइनल कोड से होते हुए ब्रेन में जब ये मैसेज पहुंचती है कि दीपिका पादुकोण का इमेज बन गया, कहाँ पे, रेटिना पे, जल्दी देखो देखो, तो ब्रेन इसको सीधा करके देखता है। ठीक है, तो वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लियर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। देखिए जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है ये आप समझिए भाई साहब। जिप्सम मिलाने का जो उद्देश्य है दोस्तों, उसका सिर्फ सेटिंग की दर को मंदित करना उसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से पानी निकाल दीजिए, जिप्सम से पानी निकाल दीजिए, कॉपर सल्फेट से बना होता है जिप्सम। ठीक है, देखिए CaSO4 डॉट H2O ये हो गया आपका .H2O, ये हो गया आपका क्या, जिप्सम। इसमें पनिया आप निकाल दीजिए तो कि देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O कर दीजिए, यही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पनिया निकाल दीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्राकृतिक गैस क्या है, मीथेन, CH4, याद रखिएगा CH4। यही सवाल इस बार भी पूछ रखा है। पौधे के क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक है, जानते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में जो होता है क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम एक मेटल है, एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास 24। याद रखिए भाई साहब। कह रहा वो कौन सा तापमान जहाँ पे फ़ारेनहाइट जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाता है, तो ये आप जानते हैं भैया, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। कह रहा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए यह प्रकाश संश्लेषण आपसे पूछे है ना, इसका अंतिम उत्पाद जो दोस्तों क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फॉर्मूला अगर पूछे तो C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए बन गया आंसर। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो एस्बेस्टस के होने वो है एम्फेसेमा। क्या है, एम्फेसेमा, एस्बेस्टस से एम्फेसेमा। आप मुझे बताइए कैडमियम के कारण जो कौन सा रोग होता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो ये होता है दोस्तों पेनक्रियाज के बीटा सेल से। याद रखिएगा, पेनक्रियाज के बीटा सेल से। ये हमारे शरीर में क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, शुगर को। अगर शुगर ज़्यादा हो गया ना शरीर में तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से, पेनक्रियाज के बीटा सेल से, और उसको कम कर देगा। अगर शुगर कम हो गया तो यही पेनक्रियाज से ही ग्लूकागोन निकलता है। क्या निकलता है, ग्लूकागोन। तो शुगर लेवल को बढ़ाता कौन है, ग्लूकागोन। शुगर लेवल को घटाता कौन है, तो इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, है ना, पैरों की हड्डियां, बात बताइए आपको, पैरों की हड्डियां क्या है, फिबुला और टिबिया। ऑप्शन नंबर ए, फिबुला और टिबिया, पैरों की हड्डी। विटामिन ए के कारण आप जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। ठीक है, कह रहा वायु का वेग संबंधित है। वायु को वेग बेसिकली ये तो संबंधित किससे है ये आपको बताना। कोरियोलिस बल जो होता है ना दोस्तों, कोरियोलिस फोर्स, उसकी वजह से भी संबंधित है। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा है उसके हिसाब से क्या होगा, दाब प्रवणता, दाब यानी प्रेशर ग्रेडियंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप जो है दोस्तों वो होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे, अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव जो है ये क्या करता है, अधिवृक्क ग्रंथि से
दाब, रक्तचाप यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड प्रेशर वो रेगुलेट होता है। कह रहा है कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे, तो वायरस दोस्तों किससे संबंधित है, आप है ना, ये है प्रोग्राम से, क्योंकि वायरस लगता कहाँ है, तो प्रोग्राम में लगता है भैया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कह रहा अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है भैया, इसमें क्या बड़ी बात है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्योंकि ऐसा इसीलिए है क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत शिथिल होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत कमज़ोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एक सॉफ्ट है, ये कार्बन से बना होता है, लेकिन कार्बन से ही बना हुआ है डायमंड। डायमंड दुनिया के, पृथ्वी का हार्डेस्ट मटेरियल है दोस्तों, क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है। तो डायमंड हो या फिर ग्रेफाइट हो, दोनों को क्या बोलते हैं, ये डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है, यानी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। कौन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। क्लियर है। लुब्रिकेंट्स में यूज होता है ना, लुब्रिकेंट्स में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं भैया। ये था हमारा ये आज का जीके जीएस का प्रश्न। ये हमारा सेट नंबर 12 था दोस्तों, बिहार एसएससी का। आशा करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत किया जाएगा, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी करेंगे, और मुझे पक्का यकीन है कि आपकी तैयारी एक बहुत अच्छी लेवल पे जा रही होगी। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अगर आपको सही लग रहा है, आपको थोड़ा बहुत भी मज़ा आ रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे एग्ज़ाम में हेल्प हो सकता है, अभी नया सेट एडुटेरिया और प्लेटफॉर्म का आएगा, प्लेटफॉर्म का तो आ गया है, उसको भी हम लोग करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बने रहिए दोस्तों। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।